मेरी शुभकामना है आप सबों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। आज से हम लोग एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं जिसका नाम वैल्यू एडेड सेशन है। ये आपके सामने है यहाँ। वैल्यू एडेड सेशन का अर्थ ही होता है, हिंदी में तो उसको कहते हैं मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन का अर्थ यही होता है कि हमने उसके स्वरूप में कुछ ऐसा परिवर्तन किया, किसी के भी स्वरूप में ऐसा परिवर्तन किया जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसका ढांचा भले वही रहे लेकिन उसकी कार्यकुशलता, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। यही मूल्यवर्धन का मूल उद्देश्य है। तो जो सत्र की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, वो ऐसा ही एक सत्र है और इस सत्र में जो भी हम काम करेंगे वो आपकी तैयारी जैसी भी है, जिस तरीके से कर रहे हैं आप, जहां से भी कर रहे हैं, यदि आपने किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं आप, उस तैयारी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपकी जो तैयारी है वो तैयारी अपनी जगह पर है और मुझे विश्वास है कि वो तैयारी बहुत अच्छी होगी। लेकिन मूल्यवर्धन एक ऐसी संकल्पना है जो हर व्यक्ति के लिए हर कार्य में सदैव आवश्यक होती है, जिससे कि हम उसकी कार्यकुशलता या गुणवत्ता बढ़ा देते हैं। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, जिसको मैंने अपने शिक्षण के अनुभव को देखते हुए इस रूप में डिजाइन किया है, ताकि आपकी तैयारी में हस्तक्षेप किए बिना आप परीक्षा की चुनौतियों का सामना कर सकें और आप निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ें। यही इसका मूल उद्देश्य है। अपने अनुभव से पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से एक दशक में देखा है कि प्रारंभिक परीक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर अधिकांश अभ्यर्थियों के सामने उभर गई है। एक बहुत रुचिकर बात यह आती है कि जब परीक्षा होती है और जब मुझसे छात्र मिलने आते हैं तो लगभग सभी के जुबान पर यह बात होती है कि हाँ, परीक्षा तो अच्छी हुई है और प्रश्न भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, और अधिकांशतः लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने उस सीमा को पार कर लिया है जहां से चयन होना है, और हम कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं कि हमारा अंक क्या होगा, और अगर 90 से 100 के बीच जो सामान्य रूप से कट ऑफ होता है तो हम उस कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और हम उन प्रश्नों को दोबारा जब देखते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पर यह मिस्टेक हो गया, यहाँ पर यह गलती हो गई, यहाँ पर ब्लंडर हो गया, या नहीं होना चाहिए था, और अंततः हमारी सफलता हमें नहीं मिल पाती। ये पिछले 10 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें, प्रवृत्ति देखें अभ्यर्थियों में, तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा बहुत गंभीर चुनौती बनकर अधिकांश लोगों के सामने आ गई है। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि आप उसमें इतना उलझ गए हैं कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे सटीक रूप से, जिसका असर यह हो रहा है कि अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर भी ली तो मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी हो नहीं पाई और अंतिम रूप से हमें सफलता नहीं मिली, तो वो हमारे फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा आधार बन गया है। एक रुचिकर बात यह भी है कि तैयारी केवल प्रारंभिक परीक्षा की होनी चाहिए, मुख्य परीक्षा की भी साथ साथ होनी चाहिए, साक्षात्कार की भी होनी चाहिए, या तीनों की अलग अलग होनी चाहिए। अगर हम परीक्षा की बात करेंगे तो सिविल सेवा की परीक्षा है यह, जिसके 3 चरण हैं। परीक्षा एक ही है, चरण उसके 3 हैं। तो सफलता मुझे परीक्षा में प्राप्त करनी है तो हमें तीनों चरणों को साथ लेकर चलना ही होगा। कारण उसका क्या है, अभी मैं आगे आपसे चर्चा करता हूं कि ऐसा क्यों है। जब हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पर नजर डालते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से ऐसी बात हमारे सामने आ जाती है। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा कि यह जो चुनौती बन गई है प्रारंभिक परीक्षा हमारे लिए,
इस चुनौती ने हमें मुख्य परीक्षा से, या वह जो एकीकृत दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण से हमें उसने दूर कर दिया है। और हमें लगने लगा है कि जब तक प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिलेगी नहीं, तब तक मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का क्या औचित्य है। बात भी बहुत सही है, किसी को भी ऐसा लग सकता है। लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह है कि प्रारंभिक परीक्षा में हम सफल नहीं हो पा रहे? यही सब बातें हम इस वैल्यू एडिड सेशन में करेंगे। अगर हम पिछले कुछ वर्षों में प्रश्नों की प्रवृत्ति देखें प्रारंभिक परीक्षा की, तो लगभग 40 से 45 प्रश्न अलग अलग विषयों के, लगभग 40 से 45 प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं जो विषय की संकल्पनाओं से, जिसको हम स्टैटिक पार्ट कहते हैं सब्जेक्ट का, टेक्निकल टर्म्स जहां है, जहां संकल्पनाएं हैं, वहां से हमें मिलती हैं। लगभग 40 से 45 प्रश्न ऐसे हैं। इसके बाद जो हमारे सामने प्रश्न आता है वो कहीं ना कहीं समसामयिक मामलों से जुड़ता है, करंट जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे जुड़ता है। हमारे लिए समस्या यह होती है कि जो उसका स्टैटिक पक्ष है, स्थैतिक जो है, स्थिर संकल्पनात्मक जो पक्ष है विषयों का, वो कौन सा पक्ष है और कैसे ढूंढा जाए उसको। विषय तो बहुत बड़ा बड़ा है, उसको कैसे ढूंढा जाए। जो करंट डेवलपमेंट है, तो करंट डेवलपमेंट को कैसे समझा जाए। करंट तो बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे समाचार अगर आते हैं, तो समाचार तो लगभग सब महत्वपूर्ण है, तभी प्रकाशित हुए हैं वो। हमारे लिए कौन सा समाचार महत्वपूर्ण है, तो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है इसमें। मेरी राय कुछ और हो सकती है, आपकी राय कुछ और हो सकती है, किसी और की राय कुछ और हो सकती है। मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। तो हम अपने अपने तरीके से करंट डेवलपमेंट्स को चुनने का प्रयास करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग या अन्य परीक्षाओं में उसका दृष्टिकोण क्या है, इसकी समझ कैसे हो, कैसे हम उसको समझें, कैसे वहां तक पहुंचे, क्या उसकी मांग है। अगर उसकी मांग हमें समझ में नहीं आती तो हम करंट डेवलपमेंट्स की चीजों को ढूंढ नहीं सकते। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम यह मानकर चल सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा चुनौती तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन क्या इतनी बड़ी चुनौती है कि हम सफल नहीं हो पा रहे? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए लगता है कि हमारी तैयारी तो जरूर होती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात मिस करती है जिसकी आवश्यकता है, लेकिन हमारा शायद ध्यान उस पर बारीकी से नहीं जा रहा। मैंने अपनी कक्षाओं में कई बार यह कहा है कि सही रूप से पढ़ाई करना, सही रूप से किसी चीज को लिखना, यह सरल है तुलनात्मक रूप से, लेकिन अपने आप को किसी क्षेत्र में, किसी विषय में सटीक बनाना, यह अपेक्षाकृत कठिन कार्य है। यहां पर वही सटीक होने की आवश्यकता है जो हमें प्रारंभिक परीक्षा में सफलता दिलाएगी। तो यह जो कक्षाएं हैं ये तो आरंभ होंगी, आज से आरंभ हो रही हैं। और आज का जो दिन है, आज की जो कक्षा है, उसमें मेरा उद्देश्य यह है, जो अभी मैंने बात कही वह उस पर चर्चा करना था, और आपको यह भी बताना है कि ये कैसे हम मूल्यवर्धन करेंगे, क्या ऐसा करें अपनी तैयारी में जिससे हमारी गुणवत्ता बढ़ जाए, हमारी कार्यकुशलता बढ़ जाए, उस पर बात करेंगे। और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हम अपने आप को सटीक कैसे बनाएं, इस पर भी चर्चा कर रहा हूं मैं आज की कक्षा में। और उसके बाद आपको एक और बात बताऊंगा कि वैल्यू एडेड स्टडी, मूल्यवर्धित जो अध्ययन होता है किसी भी टॉपिक का, वो क्या होता है, क्या उसका अवयव होता, क्या उसके अवयव होते हैं, कैसे उसको पढ़ा जाना चाहिए। इन्हीं बातों का आज हम लोग विस्तार से बात कर रहे हैं उस पर। तो सबसे पहले हम लोग ये बात यह करें कि प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षक की आवश्यकताएं क्या होती हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स।
आवश्यकताएं क्या है या उसकी मांग क्या है, क्या चाहता है आखिर आपसे वह। तो सबसे पहले वह यह देखना चाहता है कि आपका रिफ्लेक्स कैसा है, आप प्रतिवर्ती कितने प्रतिवर्ती गुण आपका कैसा है, कैसे आप किसी चीज को फर्स्ट हैंड में देखकर समझ पाते हैं। तो सबसे पहली जो उसकी आवश्यकता है वो आपके रिफ्लेक्स को टेस्ट करना है कि आप किसी चीज को देखा, आपने देखते ही पहली बात क्या आपके दिमाग में आई, इसकी जांच करता है वह। दूसरा, चूंकि आप इस परीक्षा में प्रशासक बनने वाले हैं, इस परीक्षा के बाद, इस परीक्षा मतलब सिविल सेवा परीक्षा के बाद, जिसका पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा है। तो चूंकि आप प्रशासक बनने वाले हैं और प्रशासकों का काम निर्णयन है, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग है, और डिसीजन मेकिंग की सबसे सटीक, पुरातन और सबसे अच्छी परिभाषा क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना है। यही निर्णयन है। आपके सामने विकल्प होते हैं, एक प्रश्न आपके लिए रखा गया, एक स्थिति रखी गई है, एक बात कही गई है और आपके लिए कुछ विकल्प रखे गए हैं, और उन विकल्पों में से जो सबसे अच्छा, सर्वोत्तम जो विकल्प है उसका चुनाव करना है। यही इस परीक्षा की बुनियाद है। इसका मतलब है कि इसका जो दूसरी आवश्यकता इसकी है वह आपकी निर्णयन की क्षमता, कैपेसिटी टू डिसाइड, निर्णयन की क्षमता की जांच करता है वह, और सर्वोत्तम विकल्प तक आपको पहुंचने की क्षमता की जांच करता है। तीसरी बात है कि अगर आप प्रशासक बन रहे हैं और निर्णयन करना चाहते हैं तो आपके पास कई विकल्प हैं, 4 विकल्प मान लिया आपके पास उपलब्ध हैं, तो हम सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कैसे करेंगे। प्रश्न यहां यह आता है, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना निर्णयन तो है, लेकिन क्या आधार होगा सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव का। तो उसके लिए हमें सभी विकल्पों की समझ होनी चाहिए ताकि हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करके यह निश्चित करें कि सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में जो बातें लिखी गई हैं, उन सभी खंडों, उन सभी विषयों की जो एक बुनियादी समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का परीक्षण अगर हो जाए तो वह परीक्षक के लिए भी उपयुक्त होगा कि एक अच्छे व्यक्ति का चयन हो रहा है जो सटीक है, और आपके लिए विकल्प, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना भी तुलनात्मक रूप से सरल होगा। इसका अर्थ हुआ कि वह आपको विषयों की तीसरी जो मांग है, विषयों या खंडों या संकल्पनाओं की बुनियादी समझ की जांच करती है परीक्षा यह। और इसके बाद प्रशासक का काम क्या है। प्रशासकों का काम है नीतियों को लागू करना, नीतियों का कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दी पॉलिसीज। लेकिन पॉलिसी की समझ ही अगर नहीं है तो हम क्रियान्वित उसको नहीं कर सकते, उसको लागू नहीं कर सकते। तो नीति क्यों बनाई गई है, कोई भी नीति, मान लिया पर्यावरण नीति है, उद्योग नीति है, साइबर सुरक्षा नीति है, बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा की नीति है, तो उस नीति को बनाने में समस्याएं क्या आती हैं, नीति क्यों बनाई जाती है, उसमें अवयव कौन से होते हैं, इनकी समझ का होना भी एक प्रशासक के लिए अनिवार्य होता है। तभी वह किसी भी नीति को, किसी भी कार्यक्रम को, योजना को क्रियान्वित कर सकता है, लागू कर सकता है। तो नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने वाले जितने भी आयाम हैं, जितने भी उसके पक्ष हैं, उन सबों से जो संबंधित बातें हैं हमारे पाठ्यक्रम में, विषय में, उनसे संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं कि आपको उन चीजों की बुनियादी समझ है या नहीं जो नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन से जुड़ते हैं।
इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई भी विषय है, वो इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, कोई भी हो, तो कुछ बातें उसकी ऐसी हैं उस विषय की जिनका अध्ययन किए बिना हम उस विषय को समझ नहीं सकते, वो चाहे सिद्धांत ही क्यों नहीं। तो कुछ बातें तो सैद्धांतिक होंगी पाठ्यक्रम में, लेकिन हो सकता है वह सिद्धांत सीधे नीति निर्माण से नहीं जुड़ता हो, लेकिन उस सिद्धांत पर आधारित कोई ऐसी बात है जो पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से जुड़ती है। तो जो इन नीति निर्माण और नीतियों के लागू करने से जुड़ती है वो हमारे प्रश्न का क्षेत्र है, न कि सिद्धांत। लेकिन हमें सिद्धांत पढ़ना इसलिए होता है कि हमें यह पता चले कि इस सिद्धांत पर आधारित ही ऐसी नीति का निर्माण किया जा रहा है। मुझे जो बात कहनी है वो यह है कि चूंकि नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने से संबंधित पक्षों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, अतः सभी विषयों के कुछ क्षेत्रों से ही प्रश्न बनते हैं, पूरे विषय से प्रश्न नहीं बनते प्रारंभिक परीक्षा में। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें यह पता चलेगा कि किस विषय में कौन सी ऐसी बात पढ़नी है जो सीधे सीधे हमें प्रश्न दे सकती है। यही वैल्यू एडिड प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आपको मैं उस तरफ नजर डालने के लिए प्रेरित करूं ताकि आप उसको ऐसी दृष्टि से देखें कि यह जो खंड है, यही खंड हमारा प्रश्न दे सकती है, क्योंकि यह सीधे सीधे नीति निर्माण या नीतियों के लागू करने से के विषय से जुड़ती है। और उसको समझने के लिए हमें कुछ मूल बातें भले उसकी सैद्धांतिक समझनी पड़े, जो हमारे पाठ्यक्रम का भी भाग है, लेकिन प्रश्न का दायरा क्या होगा यह वहीं से हमें समझ में आएगा। तो इसका जो चौथी जो इसकी आवश्यकता है वह है कि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन से जुड़ने वाले खंडों या पक्षों या आयाम, जो कह लें, पक्षों की समझ का परीक्षण करता है। अब यहां से अगर इसको बाहर निकाल कर ले आए तो यह कहा जाएगा कि इस कारण प्रत्येक विषय के उन्हीं खंडों से प्रश्न बनते हैं जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। यह अगली आवश्यकता है। इसके बाद प्रशासकों को यह भी फेस करना पड़ता है अपने करियर में कि अचानक से कोई घटना हो गई और हम पर इतना दबाव पड़ गया कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि अचानक से आई हुई घटना है, आपदा कोई है, तो उस स्थिति में हमारे पास विकल्प नहीं होते कि हम दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करें और उसके लिए सभी विकल्पों का आकलन कर लें। उतना समय प्रशासक के पास नहीं होता कई बार, और यह कई बार बहुत फ्रीक्वेंट होता है। इसका मतलब है कि प्रशासक को निर्णयन के पूर्व कई अवसर ऐसे आते हैं जहां उस पर मानसिक दबाव होता है। उस मानसिक दबाव को दूर करने, उस मानसिक दबाव के प्रभाव में नहीं आने की जो क्षमता प्रशासक के पास होनी चाहिए, उसका परीक्षण करता है आयोग अपनी इस परीक्षा से। कैसे? कि कुछ प्रश्न वह ऐसे रखता है जो रैंडम है, कहीं से भी उठा लिए गए। हम उसको यह नहीं कह सकते कि अमुक क्षेत्र से अमुक विषय से ही पूछा जाएगा। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रैंडमली पिक्ड।
कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पिकअप कर लिए जाते हैं इधर उधर से, ताकि आप अचानक से जब उस प्रश्न के सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसी कोई बात कभी न तो सुनी है न पढ़ी है, मैंने इतना पढ़ा इस विषय को और इस विषय में ऐसा कोई तथ्य मुझे नहीं मिला अपनी तैयारी के दौरान। तो आप अगर 10 प्रश्न ऐसे आपके सामने आ जाएं लगातार, तो आप पर मानसिक दबाव पड़ जाएगा, और मानसिक दबाव जब पड़ेगा, अगला जो 11वां प्रश्न है आपके लिए, हो सकता है आप उसमें अच्छा निर्णय कर सकते थे, लेकिन मानसिक दबाव के कारण आपने उसमें विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव नहीं कर पाए आप, और उत्तर आपका गलत हो गया। इसका भी परीक्षण करता है परीक्षक, और यह भी एक आवश्यकता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मानसिक दबाव बनाने के लिए पूछे जाते हैं। तो अगला जो एस्पेक्ट होगा वो यह होगा कि मानसिक दबाव के दुष्प्रभाव से बचने की क्षमता का परीक्षण करती है यह परीक्षा, यह उसका एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके बाद जो बाकी प्रश्न हैं, वो प्रश्न हमें कहीं ना कहीं करंट डेवलपमेंट से जुड़ते हैं। अब करंट में जैसा मैंने कहा कि जो प्रत्येक शनिवार को इसकी कक्षा होगी समसामयिकी की, और उसके जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं वो आपसे बात करेंगे विस्तार से। अभी जो मैं बात यह कह रहा हूं कि करंट को या समसामयिक पक्ष को देखने का दृष्टिकोण, फिर से बात वही आएगी कि मेरा अपना हो सकता है, आपका अपना हो सकता है। हमें समझना क्या है कि उसका दृष्टिकोण क्या है, कहां से वो करंट को देखता है, कैसे देखता है। तो करंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है समसामयिक घटनाएं, करंट इवेंट्स, और एक होती है समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स। तो जब हम इवेंट्स की बात करते हैं तो कोई एक घटना हो गई, उस घटना से प्रश्न बनाया जा सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश जो करंट के प्रश्न होते हैं या हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो मुद्दों से निकलकर आ रहे हैं सामने, जिसको देखकर कई बार कंफ्यूजन क्या होती है। बहुत बार छात्रों ने मुझसे ऐसा कहा कि सर इस बार करंट से प्रश्न बहुत कम आए हैं। क्यों? क्योंकि उसको यह अंतर कर पाने में दिक्कत हो रही है कि वह समसामयिक घटना थी या समसामयिक मुद्दा था। अगर घटना थी तो शायद वह घटना ऐसी हुई नहीं होगी जो उसने अखबार में पढ़ा, लेकिन परीक्षक समसामयिक मुद्दों से भी जोड़कर प्रश्न बना दे सकता है, बनाता है। जैसे मान लें कि अगर हम कृषि कानूनों पर विरोध देख रहे थे कुछ समय पहले, आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा, समझा होगा उसको, जिसको अंत में सरकार ने विड्रॉ कर लिया। तो अगर अखबार में छपा कि कृषि कानून में विरोध है और कृषि कानून की मुख्य बातें क्या है, ये अखबारों ने प्रकाशित कर दी। अगर कोई परीक्षक है वह यह भी पूछ सकता है कृषि कानूनों को लेकर कि किसान आंदोलन हो रहा है, तो इतिहास में कब कब किसान आंदोलन हुए थे, यह पूछा जा सकता है उसी मुद्दे से निकालकर, उसी घटना से निकालकर। दूसरा, अगर हम कृषि में निजीकरण करना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था में जाकर निजीकरण की कुछ संकल्पनाओं से प्रश्न पूछ दिया जा सकता है, जो फिर से समसामयिक मुद्दे पर आधारित होगा, और यह समसामयिक मुद्दा उस समसामयिक घटना से निकल कर आ रहा है। तो करंट को देखने का दृष्टिकोण हमारा क्या है, इसका परीक्षण करता है परीक्षक अपने इस परीक्षा से। तो अगला जो आपके लिए पॉइंट बनेगा वह यह होगा कि समसामयिक मुद्दों की समझ का परीक्षण करना उसका उद्देश्य है। यही इस प्रारंभिक परीक्षा की मुख्य आवश्यकताएं हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमें सटीक बनने में सरलता होगी और हम अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता या उसकी कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। अब ये जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में
अधिकांश अभ्यर्थियों के सामने चुनौतियां क्या आती हैं, यह देखा जाएगा। तो पहली चुनौती यह है कि जो प्रश्न की भाषा होती है प्रारंभिक परीक्षा में, या जो विकल्प की भाषा होती है, वो बहुत ट्रिकी, चातुर्य भरी होती है, चतुरता से लिखी जाती है ताकि आप कंफ्यूज कर जाएं। आगे मैं प्रश्न पर दिखलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने बात क्यों कही ऐसी। लेकिन उसकी भाषा ट्रिकी या चातुर्यपूर्ण होती है, चतुर होता है परीक्षक अपनी भाषा में और आपको कंफ्यूज कराता है। तो आपकी संकल्पनाएं अगर बेहतर नहीं है, आप उस भाषाई चातुर्य से कंफ्यूज करके अपना उत्तर गलत कर देंगे। तो पहली जो चुनौती है, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं चुनौतियों की। पहली है कि भाषा कठिन नहीं होती, भाषा कठिन नहीं होती, चतुर होती है। और भाषाई चातुर्य है या ट्रिकी लैंग्वेज, ट्रिकी लैंग्वेज है या जो हमें कंफ्यूज कराता है इस रूप में। दूसरा कि जो उसने विकल्प रखे हैं, उन विकल्पों में 4 अगर विकल्प हैं हमारे, तो उन विकल्पों में 2 विकल्प ऐसे होते हैं जो बहुत नजदीक, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। तो आप में से अधिकांश को ऐसा लगता होगा, कई बार परीक्षा अगर दिया है, कि अगर ए बी सी डी 4 विकल्प रखे हैं हमारे सामने, तो हमने तय किया कि ए और डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, लेकिन बी और सी में आप कंफ्यूज कर गए कि बहुत बारीक अंतर है, और उसमें अगर फिर हमारी संकल्पनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं और हमने सटीक रूप में पढ़ाई नहीं की है, या हमने सभी आयामों को कवर नहीं किया है किसी टॉपिक पर, तो हमारा कंफ्यूजन वहां बढ़ जाता है और हमसे अधिकांशतः वह उत्तर गलत हो जाता है। तो जो विकल्प हैं उनमें से कम 2 विकल्प ऐसे होते हैं जो बहुत एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। अगर आपको ध्यान है तो प्रारंभिक परीक्षा का जो निर्देश होता है, इंस्ट्रक्शंस, उसमें लिखा होता है कि हो सकता है कि चारों उत्तर सही हों, लेकिन या एक से अधिक विकल्प सही हों, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनना है। तो परीक्षक पहले से यह बता चुका है आपको कि एक से अधिक सही उत्तर वो दे सकता है। आपको तय करना है कि इनमें से सबसे उपयुक्त उस समय उस प्रश्न की दृष्टि से कौन सा है। और यहां पर हमें कंफ्यूज कराने वाली भाषा भी है कि ट्रिकी लैंग्वेज भी है, और दोनों विकल्प जो हैं वो बहुत नजदीक हैं, इसलिए हमारा कंफ्यूजन बहुत स्वाभाविक है कि हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और हमसे अधिकांशतः ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं क्योंकि हम गेस करने लगते हैं उसको। तो दूसरी जो चुनौती है वह है कि एक से अधिक विकल्पों की पारस्परिक निकटता, क्लोज ऑप्शन है, यह हमारी दूसरी चुनौती है जो हमारे सामने आती है। तीसरी बात यह है कि जब मैंने कहा कि अधिकांशतः जो 40-45 प्रश्न हैं वो विषयों की संकल्पनाओं से, उसके स्टैटिक डायमेंशन से, स्टैटिक एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं, तो अगर हमें तकनीकी परिभाषा या तकनीकी बात उसकी याद नहीं है तो हमारे लिए सटीक हो पाना समस्या का कारण बनता है। तो कई बार हमें उन चीज़ों की समझ नहीं हो पाती या हमसे याद नहीं होती। तो ये हो गया कि तकनीकी परिभाषा या संकल्पनाओं की सटीक व्याख्या याद रख पाना, सभी ऐसी संकल्पनाओं की, वह एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और इसके अलावा हमारे लिए एक गंभीर चुनौती यह है
कि हमारे पास पर्याप्त से अधिक स्रोत उपलब्ध है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि जब हम राज्य में, समाज में काम करते हैं तो सरकारें कानून बनाती हैं किसी भी चीज का नियमन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए। कानूनों का काम ही होता है चीजों को नियमित रखना, उसको व्यवस्थित रखना। कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ओवर रेगुलेशन, अति नियमन की समस्या, कि हमने इतने नियम बना दिए कि हम काम ही नहीं कर पा रहे। इधर से काम करते हैं तो दूसरा कोई नियम उसमें अड़चन डालता है, अगर उस अड़चन को दूर करते हैं तो तीसरा नियम जो है वह हमारे लिए सामने व्यवधान बनकर खड़ा हो जाता है। तो हमने जिस उद्देश्य से कानून बनाए थे उसकी तो प्राप्ति नहीं हो पा रही, बल्कि हमारे लिए एक नई समस्या उत्पन्न करा दी उसने, उन्हीं कानूनों नियमावली ने, जिसको हम कहते हैं अति नियमन की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ ओवर रेगुलेशन है। ठीक उसी तरह स्रोत होने चाहिए अवश्य पढ़ाई के, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक स्रोत हो जाएंगे तो हमारे लिए समस्या यह हो जाएगी कि मैं किस स्रोत पर निर्भर करूं, कौन सा स्रोत ऐसा है जो मुझे सटीक बनाएगा, कौन सा स्रोत ऐसा है जो परीक्षा में मुझे प्रश्नों तक ले जाएगा, उनकी मांग समझने में मेरी मदद करेगा, ये कैसे तय किया जाएगा। तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती हाल के समय में उभर कर आ गई है। जब से हमने सोशल मीडिया, हमने इंटरनेट यूज करना शुरू किया है तो हमारे सामने इतने स्रोत हैं, इतनी बातें हमारे लिए उपलब्ध हैं कि वह हमें चयन कर पाने में बहुत समस्या होती है। तो चौथी जो चुनौती है वह है सही या सटीक स्रोत की पहचान। कैसे की जाएगी, सही और सटीक स्रोत की पहचान कैसे की जाएगी, यह तय किया जाएगा उसमें। इसके बाद है कि हालांकि यह भी कह सकते हैं कि क्या कोई एक ही स्रोत है, तो एक स्रोत तो हो नहीं सकता। ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसको खरीद ली जाए और यह कहा जाए कि यह प्रारंभिक परीक्षा में सारे प्रश्नों तक हमें पहुंचा देगी। ऐसा कोई एक स्रोत उपलब्ध नहीं है। हम दावा भले करें कि हमारा जो स्रोत है वो सबसे सटीक है और सारे प्रश्न वहीं से आएंगे, लेकिन ऐसा कोई एक स्रोत वास्तविक रूप में, रियलिस्टिकली अगर देखें तो ऐसा कोई एक स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो एक स्रोत नहीं है, यह अपने आप में चुनौती है, और स्रोतों की अधिकता ये दूसरी चुनौती है। तो पांचवी जो चुनौती हो गई कि एकल स्रोत की अनुपलब्धता है, सिंगल सोर्स का अभाव है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल सोर्स। इसके बाद है कि हमें बाजार की अगर बात करें तो बहुत सारे मटेरियल, अध्ययन सामग्री फिर आवश्यकता से ज्यादा उपलब्ध है, और हर अध्ययन सामग्री की अपनी कोई ना कोई विशेषता अवश्य होगी, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। अब उसमें मान लिया मैंने कुछ पढ़ाई की किसी भी विषय में और किसी अध्ययन सामग्री में एक नई सूचना मुझे मिली जो मैं नहीं पढ़ पाया था या जो मैंने सुना नहीं अपनी तैयारी के दौरान, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यह जो अध्ययन सामग्री है यह शायद कुछ नई बात बता रही है और इसलिए मुझे इसको खरीद लेना चाहिए। वो मैंने खरीद लिया। फिर 4 दिन के बाद उसको पढ़कर देखा तो मुझे हो सकता है 10 नई बातें मिली, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। फिर जाकर नया कोई अध्ययन सामग्री देखा मैंने कोई, फिर उसमें लगा कि 10 बातें और हैं इसमें नहीं, मैंने उसको भी खरीद लिया। तो बात फिर हो गई प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, अतिरेक की समस्या हो गई, और अतिरिक्त जो अध्ययन सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो गई उसने हमें उलझा दिया और हम सभी बातों को तो याद रख नहीं सकते, हम उलझते चले गए और हम उसमें से सटीक होने से वंचित रह गए। हमारे सामने 10 अध्ययन सामग्री
100 अध्ययन सामग्री आ गई। अब सब में 100 10-10 बातें लिखी हैं, तो हमारे पास 100 बातें आ गई एक साथ एक टॉपिक पर। वैसे मुझे 100 टॉपिक पढ़ने हैं, तो क्या मेरा मस्तिष्क एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह है कि मैंने उसमें स्टोर कर लिया उसको और जब चाहा तब निकाल लिया? ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि आप उलझ गए उन तथ्यों के बीच, उन संकल्पनाओं के बीच, नई चीजों के बीच, और इतनी ज्यादा सामग्री आपके पास उपलब्ध हो गई कि आपको उसने सटीक होने से रोक दिया है। तो अतिरेक जो है अध्ययन सामग्री का, वह बहुत बड़ी चुनौती बनकर फिर उभरा है। अध्ययन सामग्री का अतिरेक, अधिकता, उसकी अधिकता है, वह हमारे सामने चुनौती बनकर आ गई है सामने। इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी पूछी जा रही हैं जिनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर संबंध है। उनको समझना या उनको पढ़ना, उसके लिए स्रोत का अभाव है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य करने वाले जो तथ्य हैं या वाली जो संकल्पनाएं हैं, उनकी समझ कैसे विकसित हो, यह भी एक चुनौती है। हालांकि बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन एक चुनौती है, चूंकि ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने बन जाते हैं। तो एक और लिखा जाएगा कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों को जोड़ने वाली संकल्पनाओं की समझ विकसित करने वाले स्रोत का अभाव। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आती हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में समस्या खड़ी कर रही हैं और शायद आपको सफल होने से रोक रही हैं। तो हमने अभी तक बात की है कि उसकी आवश्यकताएं कौन सी हैं, जो अभी मैंने लिखा कि ऐसी ऐसी आवश्यकता है जिसका वो परीक्षण करेगा, और इसी आधार पर हमने उन चुनौतियों की पहचान की है कि आपके सामने आमतौर पर ऐसी चुनौतियां विद्यमान होती हैं। अब आने वाली जो परीक्षाएं हैं या जो परीक्षा है अभी 2022 में, उस परीक्षा के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा? जो प्रश्न आ गए अब तक वो तो आ गए, उसमें से बहुत, अगर हम भाग्यशाली हैं तो हो सकता है 1 या 2 प्रश्न की पुनरावृत्ति हो जाए, रिपीट हो जाए, लेकिन जो प्रश्न आ गए वो तो आ गए। अब नए प्रश्न किन क्षेत्रों से पूछे जाएंगे, उनकी पहचान करने का आधार क्या होगा, ताकि हम यह तय कर पाए कि हमने पढ़ा है 20 टॉपिक, हमने अपने एक विषय में पढ़ा, और 20 टॉपिक को याद रख पाना मेरे लिए संभव नहीं है हर विषय में। तो उनमें से हो सकता है 5 ऐसे टॉपिक हों जहां से प्रश्न आएगा, 15 से हो सकता है प्रश्न नहीं आए। तो वो 5 कौन से होंगे आने वाली परीक्षाओं में, उनकी पहचान करने का आधार क्या होगा? तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्नों की तरफ इशारा किया जा सकता है, परीक्षक कहां तक पहुंच सकता है और परीक्षक कहां से प्रश्न बना सकता है। जैसे कि सरकार ने पिछले कुछ समय से संस्कृति के सुरक्षा के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम चलाए। जैसे अगर आपने सुना होगा कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक विदेश नीति का पक्ष चल रहा था, एक विदेश नीति का कार्यक्रम चल रहा है, जिसको हम कहते हैं मौसम परियोजना, प्रोजेक्ट मौसम। तो है तो वह विदेश नीति का भाग, लेकिन उसको बनाया है संस्कृति मंत्रालय। तो हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विकास, संस्कृति के संरक्षण
संस्कृति के उत्थान के लिए हमने कुछ विशेष कार्यक्रम बनाए हैं, उनको लागू किया है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में सांस्कृतिक आयामों पर सरकार का चूंकि ध्यान अधिक है, इसलिए परीक्षक का भी ध्यान अधिक होना चाहिए, ताकि आप जो प्रशासक बनाए जाएंगे उसको भारत की संस्कृति की समझ अवश्य होनी चाहिए, तभी वह कार्यक्रमों को लागू कर सकता है। तो अगला जो खंड हम इसमें चर्चा कर रहे हैं वो क्या है कि भविष्य में पूछे जाने वाले प्रश्नों के दायरे की पहचान कैसे करेंगे और कहां से कहां वो पूछा जा सकता है। तो पहला जो इसका है वह हो गया कि सांस्कृतिक आयामों की समझ से संबंधित। कारण क्या है इसका? विगत वर्षों में सरकार द्वारा संस्कृति के संरक्षण, सांस्कृतिक विकास, आदि पर बल देने वाले कार्यक्रमों और नीतियों का क्रियान्वयन, यह इसका तर्क है कि आने वाले समय में संस्कृति से संबंधित आयामों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है पर्यावरणीय मुद्दे। उसके दो कारण हैं। पर्यावरण तो हाल फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण है ही। दूसरा कारण यह है कि चूंकि भारतीय वन सेवा की परीक्षा भी इसी परीक्षा के साथ होती है, इसलिए पर्यावरण और वन से संबंधित जो उसके आयाम है वह निश्चित रूप से उस पर विशेष बल होता है। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न का दायरा है वह है पर्यावरण तथा वन से संबंधित विषय, घटनाएं, मुद्दे, संस्थाएं, विधियां आदि। यह अब इसका कारण क्या है? ऐसे मुद्दों के महत्व में वृद्धि तथा भारतीय वन सेवा के लिए समान परीक्षा है। दोनों बातें हैं इसमें, जिससे कि हम मान सकते हैं कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट दोनों से संबंधित विषय पूछे जाएंगे। तीसरा जो पक्ष है कि हाल फिलहाल सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों में हमने तकनीकों का बहुत व्यापक प्रयोग किया है। हर जगह, शासन में भी, पर्यावरण में भी, समाज में भी, हर जगह, राज व्यवस्था में। तो हमने सभी चीज़ों को तकनीकों से जोड़ने की बात कही है। चाहे वो अवसंरचना हो, जैसे मान लिया गति शक्ति है, तो हमने पोर्टल बनाए, हमने ऐप्स बनाए, हमने सभी चीज़ों को डिजिटाइज किया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को फोकस किया है। तो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास, देश का, समाज का सर्वांगीण विकास हो,
इसके लिए हमने तकनीक समर्थित नीतियों का निर्माण किया है, तो उससे संबंधित प्रश्न स्वाभाविक है कि उन प्रश्नों को पूछा ही जाएगा आपसे। तो हमारा तीसरा जो डायमेंशन है वह होगा कि देश के समग्र विकास में तकनीक समर्थित नीतियां और उनकी भूमिका के साथ साथ विशिष्ट तकनीकें भी पूछी जा सकती हैं, यह तीसरा इसका पक्ष है। और इसका कारण क्या है? तकनीक समर्थित दृष्टिकोण पर सर्वाधिक बल दिया जाना इसका मुख्य कारण है, जहां से यह प्रश्न बनाया जा सकता है। इसके बाद एक और खंड है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए भी, और वह है राज व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था की संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं, चुनौतियां, संभावनाएं आदि। अगर हम देखें तो हम लोक लुभावनी राजनीति के दौर में हैं। लोक लुभावनी राजनीति का अर्थ होता है कि हम जनता को लुभाने के लिए बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे कानून, बहुत सारे कार्यक्रम बनाते हैं। तो उन कार्यक्रमों को हम उसका प्रचार भी करते हैं। उस प्रचार में होने के कारण वो एक तो समाचारों में आ गई हैं, और दूसरा कुछ ऐसे कार्यक्रम भी बनकर आते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि हम भारत का विकास, त्वरित विकास हो जाएगा और हम बहुत जल्दी एक विकसित राष्ट्र बनकर उभर जाएंगे। और इसके साथ साथ उसमें यह भी लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समस्याएं क्या होंगी। इस तरह का एक दौर राजनीति का चल रहा है। तो इसका कारण हो जाएगा कि लोक लुभावनी राजनीति के दौर में नीतियों, कार्यक्रमों की अधिकता है, उस पर विशेष बल है सरकारों का, इसलिए भी वह हम हमेशा चर्चा का विषय बनता रहता है। तो ये चार क्षेत्र हमारे ऐसे हैं। फिर से एक बार नजर डाल लीजिए। सांस्कृतिक आयामों की समझ से संबंधित, पर्यावरण तथा वन से संबंधित, समग्र विकास में तकनीक समर्थित नीतियां और उनकी भूमिका और उसके लिए कुछ खास तकनीकें, और चौथा जो है वह राज व्यवस्था और शासन व्यवस्था से संबंधित जो बातें हैं, इन पर मुख्य प्रतिबल होगा परीक्षक का, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। घटनाओं को देखते हुए, मुद्दों को देखते हुए, हमारे आसपास की चीजों को देखते हुए और परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रवृत्तियों को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण वही है कि इन ट्रेंड्स को देखा जाए अगर, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस तरह के क्षेत्रों से, इस तरह के खंडों से हमारे लिए प्रश्नों की संख्या अधिक होगी तुलनात्मक रूप से। बाकी जो प्रश्न हैं वो अलग अलग टॉपिक या अलग अलग विषयों से जो पूछे जाते हैं, उसका आधार होता है कि हम उनकी संकल्पनाओं को समझें। तो अन्य प्रश्न जो होंगे
उसके लिए हमें काम क्या करना है कि संकल्पनाओं की बुनियादी समझ हमें होनी चाहिए। सभी विषयों में। और बाकी जो प्रश्न होंगे वो रैंडम होंगे। जो मैंने शुरू में कहा कि कुछ रैंडम प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। तो कुछ प्रश्न, उनकी संख्या हालांकि ज्यादा नहीं होती, लेकिन शेष जो प्रश्न हैं वो विविध स्रोतों से पूछे जा सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। इन्हीं को ध्यान में रखकर हम अपने इस कार्यक्रम के तहत आपको मूल्यवर्धन कराने का प्रयास मैं करूंगा और ऐसी आशा करूंगा कि आप इसका लाभ ले सकें और आप उसको सटीक बना सकें। अब जो आपके लिए पढ़ाई का स्रोत है वो तो आपका अपना स्रोत है। मेरा मानना यह है कि अगर हमारी बुनियादी समझ अच्छी है तो नाम ही बुनियादी समझ है, अगर हमारी बुनियाद अच्छी है तो हम किसी भी भवन का निर्माण कर ले सकते हैं। तो हमारी बुनियादी समझ अच्छी होना अनिवार्य है परीक्षा में सफल होने के लिए। और बुनियादी समझ का अर्थ होता है कि निचले स्तर पर जाकर हम संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करें, जिसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक आप भी जानते हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं, जो आपको बच्चे की भांति आपको संकल्पनाओं तक ले जाएंगी और आपको समझाने में मदद करेंगी। अगर हमने उस पर पकड़ बना ली है तो हमारा एक पक्ष तो तैयार वहीं से हो जाता है कि अगर संकल्पनाओं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न तो हमारे वहीं से हल हो जाते हैं। और अगर वो प्रश्न नहीं भी आया, जो प्रश्न वहां से नहीं आए, उन प्रश्नों को अगर हमने ऊपर के लेवल पर देखा, ऊपर के स्तर से अगर वो प्रश्न है, तो चूंकि हमारी बुनियाद बहुत मजबूत है इसलिए हम उन प्रश्नों की मांग तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आपके लिए जो पढ़ने का स्रोत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बाकी जो स्रोत आपने रखा है उसमें आपको ध्यान केवल यह रखना है कि स्रोतों का अतिरेक नहीं हो, और जहां से भी आपने स्रोत बनाया है उसको आप अपने स्रोत पर काम करते रहें। और केवल मेरा ध्यान आपका ध्यान यही आकर्षित कराना है कि स्रोतों की अधिकता नहीं हो और उसके मायाजाल में आप नहीं आए, और आप अपने हिसाब से यह देख लें कि जो स्रोत आपके पास है वो आपको प्रश्न दे रहा है अथवा नहीं। अगर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो स्रोत बदलने की आवश्यकता है। लेकिन यथासंभव कम से कम स्रोत अगर होगा तो आपके सटीक होने की आशा ज्यादा होगी। और मैंने जो सुझाया वह केवल मैंने यह कहा कि अगर बुनियाद हमारी अच्छी है तो उस पर ढांचा ताकतवर खड़ा हो सकता है। तो बुनियादी समझ के लिए आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, कक्षा 9 से 12 पढ़ें, 6 से 12 पढ़ें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर 9 से 12 की चीजें समझ में आ रही हैं तो नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं आ रही हैं तो 6 से 12 भी पढ़ सकते हैं आप। अपने आप को ध्यान केवल यह रखना है कि जिस संकल्पना को सामने कहा जाए आपका सटीक उत्तर आपके पास होना चाहिए, यह उसका उद्देश्य होगा। और अब इसके बाद अगला जो चरण है सटीक होने के लिए वो यह है कि किसी अखबार में, किसी समाचार पत्र में जो आइटम छपता है उसको कैसे पहचाना जाए और उसमें से क्या पढ़ा जाए। मान लिया कि अभी सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चर्चा में है और किसी समाचार पत्र में सहकारी संघवाद पर कोई एक लंबा आलेख छप गया है, तो हमें यह देखना है कि सहकारी संघवाद तो मुद्दा है, तो मुद्दा हमने इसका निकाल लिया और उस मुद्दे के डायमेंशंस अब हमें ढूंढने हैं कि उनमें उसको पढ़ना कैसे है। इसकी बात मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं कैसे पढ़ा जाएगा किसी चीज को।
और कैसे हम अपने आप को सटीक बनाएंगे और कैसे हम इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि सहकारी संघवाद से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो मैं उसका उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम हूं। तो एक तरीका मैं बताता हूं आपको कैसे पढ़ा जाएगा। मान लिया मैं बहुत एक इसको भी बताता हूं, मैं आपको एक बहुत स्टैटिक एक मुद्दा उठा रहा हूं। पहला दो मुद्दे मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं अलग अलग विषय के। जैसे भारत में राष्ट्रपति, यह मुझे पढ़ना है और मुझे लगा कि यह पढ़ा जाना चाहिए, तो मुझे क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहला जो आयाम होगा वह क्या है? संवैधानिक आयाम इसका क्या है। दूसरा, भारत में राष्ट्रपति क्यों महत्वपूर्ण है, क्या उसका महत्व है और वह कार्य क्या करता है, उसकी भूमिका क्या है। तो उसका रोल पढ़ना है, कार्य भी पढ़ना है, रोल एंड फंक्शंस दोनों पढ़ना है। इसके बाद उसका ऐतिहासिक पक्ष पढ़ना है। क्या पहले भारत में राष्ट्रपति होता था? अगर राष्ट्रपति नहीं था तो कौन होता था राष्ट्रपति की तरह? तो इसका एक ऐतिहासिक आयाम है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, वह भी हमें उसमें शामिल करना चाहिए। फिर विश्व के अलग अलग देशों में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करनी है। आपको तुलना की जाएगी कि मुझे क्या क्या, दोनों में क्या अंतर, क्या समानता है, यह हमें देखना है। और अंत में देखना है कि हाल के घटनाक्रम क्या हुए हैं। इसमें एक टॉपिक को हमने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया उसका, और उस स्ट्रक्चर में हमने जोड़ना शुरू किया। कौन कौन सा है? जैसे मान लिया कहा आर्टिकल 52, 53, 54, इस तरीके से हम उसके आयाम लिखते जा रहे हैं और उसको हम पढ़ते जा रहे हैं उस तरीके से, और ब्रीफ में उसका नोट्स बना रहे हैं। एक तरीका यह है पढ़ने का। इसके बाद दूसरा जो तरीका है हमारा वह है कि जैसे मान लिया हम दूसरा एक टॉपिक पढ़ें कि महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण निकाला, विमेन एम्पावरमेंट। इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा? तो इसका अर्थ है, इसकी संकल्पना में क्या पढ़ेंगे? परिभाषा मुख्य रूप से। इसके बाद हमें क्या देखना है महिला सशक्तिकरण में कि उसका महत्व क्या है और ऐसे सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है। तो इसकी आवश्यकता और इसका महत्व देखा जाएगा, सिग्निफिकेंस एंड रिक्वायरमेंट यह देखा जाएगा। दूसरा, सामाजिक अगर बात है, इसमें समाज से जुड़ता है तो इसके सामाजिक आयाम कौन से हैं, आर्थिक कौन से हैं, राजनीतिक कौन से हैं, कार्यक्रम एवं नीतियां कौन सी हैं, संस्थाएं कौन सी हैं,
और हाल के घटनाक्रम कौन से। इतने डायमेंशन को हमने नोट कर लिया अगर, तो हम बहुत आसानी से उसको देख सकते हैं। और भी देखा जा सकता है, अगर चाहे तो इसका ऐतिहासिक आयाम देख सकते हैं, इसका संवैधानिक आयाम देख सकते हैं। जितने भी आयाम हैं हम उसको एक्सप्लोर करके एक टॉपिक को तैयार कर लें, और उसको हम अगर इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो कम समय में याद होगा और याद रहेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रहेगा आपके पास, और उससे आपको प्रश्न हल कर पाने में सरलता होगी। हमारा जो उद्देश्य है इन कक्षाओं का, वो ये है कि जो आपको ये सटीक बनाने वाला जो पहलू है, उसी पर काम करना है हमें। और हमें यह देखना है कि जिस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाएं, हम उनका सटीक रूप में उत्तर दे सकें, और हम आने वाले समय में प्रश्नों के दायरे की पहचान कर सकें, ताकि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ा रहे और हम अधिक से अधिक अंक उसमें ला पाने में सक्षम हों, और हमें प्रारंभिक परीक्षा में उसकी सफलता हमें दिख जाए। अब इसमें ध्यान यह रखना है हमें कि यह देखने की कोशिश करेंगे कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं। उसको मैं बताता हूं आपको अभी, कहां से प्रश्न आ रहे हैं और किन अध्यायों से किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। उसके आधार पर अगर हमने उतने खंडों की, उतने अध्यायों की तैयारी कर ली है, तो निश्चित रूप से हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जो मैंने कहा कि आपको पिकअप करना है कि सबसे सटीक उसमें से कौन है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो स्वाभाविक है कि जो नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने वाले, या जो हमारे रिफ्लेक्स का टेस्ट करने वाले, या हमारे निर्णय की कौशल की जांच करने वाले क्षेत्र होंगे, वहीं से प्रश्न आएगा। तो चूंकि ऐसा ही प्रश्न अधिकांश तौर पर पूछा जा रहा है पिछले 10 वर्षों में, तो हमने यह तय किया कि हम इस वैल्यू एडेड सेशन में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी तैयारी में हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन आपकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो प्रयास जारी होगा, उस प्रयास में 6 से 7 कक्षाओं में, प्रत्येक विषय की 6 से 7 कक्षाओं में हम उन अध्यायों पर बात करके प्रश्नों को दिखलाकर, प्रश्नों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो उससे आपको आसानी यह होगी और कम से कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न प्राप्त कर पाएंगे।